वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश जो 1320 से लेकर 1413 तक इसका पीरियड रहा है। ये टॉपिक वह है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो तुगलक वंश में सल्तनत के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण काल का गठन किया गया था। कारखानों तो या फैक्ट्री की स्थापना के कारण जहाँ पे आर्थिक जीवन में तेजी आई थी, वहीं पर नहरों के निर्माण में कृषि सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हुई थी। अंतर्देशीय तथा समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई थी। शहरी जो केंद्रों, स्कूलों, मस्जिदों तथा सार्वजनिक जो भवनों का भी प्रचार हुआ। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा था। उस समय के शासन के बाद 1325 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका जो पुत्र था मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत और अधिक सुदृढ़ हो गया था और कई बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के सीधे नियंत्रण में लाया गया। उन्होंने जो तुगलकाबाद के जो किले वाले शहर का निर्माण भी किया, जो राजधानी तथा रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत किला था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। हालांकि कुछ इतिहासकारों के द्वारा उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए भी दोषी ठहराया गया। सुल्तान रास्तव के देवी अधिकार सिद्धांत में विश्वास करता था। उदार जो नीति का पालन करते हुए उसने जाति पंथ और जो धर्म से भी परे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उसने अपनी हिंदू प्रजा के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया था। उसने विजय की नीति अपनाई थी और जो खुरासान, नगरकोट और कराजाल, मेवाड़, तेलंगाना और मालाबार में अभियान दल भेजे। कई एशियाई देशों के साथ भी और राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उसका जो साम्राज्य मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे व्यापक था। उसने जो बेगमपुरी मस्जिद के साथ साथ जहांपना का शाही निवास भी बनवाया। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह, जब फिरोज के नाम से जाना जाता है। शाह तुगलक वंश 1351 में सिंहासन पर बैठा और वर्ष 1388 तक शासन किया। हालांकि सुल्तान अपने जो पूर्ववर्तियों की तरह एक सक्षम और जो सैन्य नेता नहीं था, फिर भी वह शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का एक महान निर्माता था। सुल्तान ने गैर मुसलमानों पर कर सहित इस्लामी जो कानूनों के द्वारा स्वीकृत 4 कर भी लगाए थे। वर्ष 1361 में जाजनगर जो उड़ीसा में उर्स के अभियान के प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर को भी उसने नष्ट कर दिया था। अब तो जो फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियां कौन कौन सी थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्रमुखता से कार्य किया था। उसने क्या किया था कि इसने दीवान एक हैरत बनवाया था, जो दान के लिए कार्यालय था। दीवान एक बुलंदगाह गुलामों का विभाग था। सराय जो विश्राम गृह जो व्यापारियों के द्वारा और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए था। चार नए शहर फिरोजाबाद, फतेहपुर और जौनपुर तथा हिसार बनाए थे। उसने नीम नहरों का भी निर्माण कराया था। यमुना से लेकर हिसार तक की नहरें बनाई। सतलुज से गग्गर तक और गग्गर से फिरोजाबाद तक और हरियाणा से मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए करते खराज कर, जो खराज कर के होते इंपॉर्टेंट है कि भूमि कर जो भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। जकात क्या था? मुसलमानों से संपत्ति पर कर वसूला गया 2.5% था और खम लूट के 5वें जो हिस्से का जो कब्जा 1/5वां हिस्सा सैनिक को ले छोड़ दिया गया था। अन्य करते सिंचाई तथा उद्यान करते, चुंगी करते और बिक्री करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग क्या थे? पूंजी का स्थानांतरण कराया था उसने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक कार्य किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो राजारोहण के तुरंत बाद जो भी सबसे प्रसिद्ध विवाद कदम उठाए थे, वो था राजधानी जो को दिल्ली से देवगिरी, बाद में उसका नाम बदलकर दौलताबाद में स्थानांतरण कर दिया था। इंपॉर्टेंट काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चंस। केवल उच्च वर्ग को जैसे हमारे शेखों, रईसों और उलेमाओं को दौलताबाद जाने की आवश्यकता थी, जबकि बाकी जो आबादी दिल्ली में ही रह गई थी। अन्यथा बढ़ते हुए असंतोष और इस एहसास के कारण ही दक्षिण में जो उत्तरी क्षेत्रों को नियंत्रित करना मुश्किल था। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाने का फैसला किया। उसने संचार व्यवस्था में सुधार करके उत्तर तथा दक्षिण भारत को एक साथ लाने की मदद की। इनमें कई जो धार्मिक जो मान्यता को मानने वाले लोग भी शामिल थे, जो कि दौलताबाद गए और वहीं पर बस गए। इन लोगों को तुर्क अपने साथ उत्तर भारत में लाए और उन्होंने दक्कन में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके जो परिणाम स्वरूप जो उत्तर
भारत के साथ साथ कई दक्षिणी भारत भी सांस्कृतिक संपर्क में एक नई प्रक्रिया शुरू की। टोकन मुद्रा क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ शुरू की गई एक और विवादास्पद परियोजना टोकन मुद्रा थी और बर्नी के अनुसार जो सुल्तान ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की क्योंकि सुल्तान की विजय अभियानों के साथ साथ उसकी जो 80 उदारता के साथ साथ उसको खजाना खाली हो गया था। 14वीं शताब्दी में जो विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत को संकट का सामना करना पड़ता, इसलिए सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसने चांदी के सिक्के टंका के स्थान पर तांबे का सिक्का जीतल चलाया और आदेश दिया कि टंका के समतुल्य स्वीकार किया जाएगा। हालांकि भारत में जो टोकन मुद्रा का विचार नया था और इसे स्वीकार कर पाना व्यापारियों तथा आम लोगों के लिए कठिन था। राज्य के टकसालों द्वारा जारी सिक्कों की नकल को रोकने के लिए भी उचित सावधानी नहीं बरती। सरकार लोगों को नए जाली सिक्के बनाने पर रोक नहीं सकते थे और जल्द ही बाजारों में नई जाली सिक्के बहुता में आ गए थे। बर्नी के अनुसार लोगों ने अपने घरों में टोकन मुद्रा डालना शुरू कर दिया था। हालांकि आम आदमी जो शाही जो खजाने के द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों के स्थानीय स्तर पर बने जाली सिक्कों के बीच में अंतर करने में विफल हो गए थे। अनंततः जो सुल्तान को टोकन मुद्रा वापस लाने के लिए विवश होना पड़ा था। जो खुरासान और कराची अभियान कौन कौन से थे? 14वीं शताब्दी के शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में दिल्ली जो सल्तनत ने अपनी जो सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कई सैन्य अभियान शुरू किए थे। जो खुरासान जो अभियान का उद्देश्य था पश्चिम और अधिक जो रक्षात्मक और रक्षणीय सीमाएं स्थापित करना था। हालांकि यह जो अभियान कार्यान्वित होने में असफल रहे। कराची अभियान क्या था कि उन जो पड़ोसी पहाड़ियों राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास था जो चीन के प्रभाव में था। हालांकि जो अभियान था अनंत विफल हो गया था। उस असफलता के बावजूद बाद में चीन और दिल्ली के मध्य कूटनीतिक वार्तालाप शुरू हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान कृषि सुधार और कुलीनता की स्थिति में हुए कौन कौन से परिवर्तन थे? तो उसमें कृषि सुधार हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए कई जो लक्षित उपाय खोजने का कार्य किया। इनमें से अधिकांश का परीक्षण दोआब क्षेत्र में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की नीति के अंतर्गत क्षेत्र में जमींदार जिन्हें हम खुद और मुकद्दम कहा जाता है के लिए भी अन्य लोगों के समान ही कर का भुगतान करने का प्रावधान था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक इसमें विश्वास नहीं करता था, परंतु वह राज्य के लिए भू राजस्व का पर्याप्त हिस्सा अवश्य ही चाहता था। सत्ता में रहने के दौरान उसने जिन नीतियों को बढ़ावा दिया वे बुरी तरह से विफल हो गए। हालांकि उन नीतियों का दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की शुरुआत में ही गंगा के दोआब में अत्यधिक कर निर्धारित करने के कारण गंभीर किसान विद्रोह भी हुए थे और जो किसान गांवों में भाग कर और मोहम्मद तुगलक ने उन्हें पकड़ने और दंडित करने हेतु कठोर कदमों का भी सहारा लिया था। लगभग 6 वर्षों तक इस क्षेत्र को तबाह करने वाले जो भीषण अकाल ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया था। मवेशियों और जो बीजों तथा कुएं खोदने के लिए अग्रिम राशि देकर राहत के प्रयास बहुत देर तक किए गए थे, लेकिन दिल्ली में मौतों की जो संख्या इस कदर बढ़ गई थी कि हवा भी प्रदूषित हो गई थी। सुल्तान ने दिल्ली छोड़ दी और 2.5 साल तक दिल्ली में 100 मील दूर कन्नौज के पास गंगा के तट पर स्वर्ग द्वारी जो नामक जो शिविर में जीवन बिताया। दिल्ली लौटने के पश्चात मोहम्मद तुगलक ने दोआब में खेती के विस्तार का सुधार करने के लिए योजना का शुभारंभ किया। उसने दीवाने अमीर जो कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की। क्षेत्र को एक अधिकारी और अध्यक्षता में ब्लॉकों में विभाजित किया गया और जिनका कार्य किसानों को ऋण देकर खेती का विस्तार करना था और उन्हें बेहतर फसल उगाने के लिए प्रेरित करना था, जिनमें हमारे जौ के स्थान पर गेहूं और गेहूं के स्थान पर गन्ना, गन्ना के स्थान पर अंगूर तथा खजूर आदि फसल शामिल थे। यह रोजाना बड़े पैमाने पर फल रही यह योजना क्योंकि इस उद्देश्य के लिए चयनित जो व्यक्ति अनुभवी और बेईमान थे और उन्होंने अपने स्वर्ग के उपयोगों के लिए धन का दुरुपयोग किया था। इस बीच में मोहम्मद तुगलक की जो मृत्यु हो गई थी और फिरोज ने ऋण माफ कर दिया था, लेकिन खेती के विस्तार पर सुधार की मोहम्मद तुगलक की नीति की फिरोज शाह ने और बाद में अकबर ने भी उसकी मजबूती से लागू किया। जो विविध कुलीनता की चुनौतियाँ क्या क्या थी कि उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष और विघटन दोनों ही आरंभ हुआ था। मोहम्मद तुगलक को जिस दूसरी समस्या का सामना करना पड़ा था वह था कुलीन वर्ग की समस्या और चहलगानी तुर्कों के पतन और खिलजियों के उदय के साथ कुलीन वर्ग में विभिन्न नस्लों के मुसलमानों का वर्चस्व कम हुआ था, जिसमें भारतीय का धर्मांतरित लोग भी काफ़ी शामिल थे।
मोहम्मद तुगलक ने उन लोगों को महत्व दिया था जो गैर कुलीन जो परिवार से थे, और इनमें नाई था, रसोइया, बुनकर, शराब बनाने वाले आदि जाति शामिल थे। उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे उन्हें। उसके जो कुलीन वर्ग में कुछ हिंदू जो शहीद धर्मांतरित मुसलमानों के वंशज, और साथ ही नियुक्ति जो विदेशी दरबारी शामिल थे। कुलीन वर्ग के इस विविधता के कारण इनके मध्य एकजुटता और उनकी राजभक्ति में कमी देखी गई थी। विशाल साम्राज्य के कारण कुलीन वर्ग को विद्रोह और सत्ता के स्वतंत्र क्षेत्रों की स्थापना करने का अवसर मिला। मोहम्मद तुगलक के कठोर दंडों से प्रवृत्ति की और भी बढ़ावा दिया गया। फिरोज शाह तुगलक कैसे सत्ता में आए? जो था यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य में विशेषकर दक्षिणी भारत में बार बार विद्रोह हुए थे, और ये विद्रोह जो स्थानीय राज्यपालों द्वारा आयोजित किए गए थे, और इससे उनकी सेनाओं पर बहुत ही दबाव डाला गया। विनाशकारी जो प्लेग के जो कारण थे, मोहम्मद तुगलक की सेना और कमजोर हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी जो 2/3 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। दक्षिणी भारत से लौटने के बाद हरिहर और जो बुक्का के नेतृत्व में एक और विद्रोह हुआ था, जो विजयनगर और साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जबकि जो दक्कन के प्रभावशाली विदेशों में बहमनी साम्राज्य गठन किया गया। बंगाल को भी आज़ादी मिल गई थी। हालांकि जो मोहम्मद तुगलक अवध, गुजरात और सिंध विद्रोही को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन अनंत सिंध ने उसकी जो मृत्यु हो गई थी सिंध में, और उसका जो चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक उसका उत्तराधिकारी बन गया था। मोहम्मद तुगलक की नीतियों ने कुलीनों सेनाओं और प्रभावशाली मुस्लिम जो धर्मशास्त्री और सूफी संतों में असंतोष पैदा हो गया था, और सत्ता के आने के बाद फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली के सल्तनत के विघटन को रोकने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उसने आसानी से प्रबंधनीय क्षेत्रों पर अधिकार जताते हुए कुलीनों सेना और धर्मशास्त्रियों की तुष्टिकरण की नीति को भी अपनाया था। इसमें जो दक्षिणी भारत और दक्कन पर पुनः नियंत्रण पाने का प्रयास नहीं किया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो उल्लेखनीय सैन्य नेता नहीं था, लेकिन उसके जो शासनकाल में शांति और कर्मिक विकास का दौर काफ़ी देखा गया था, जिससे जो मृत कुलीनों के बेटों, दामाद, दासों और पर्दों के उत्तराधिकारी एवं इक्ता भूमि अनुदान की अनुमति देने का एक फरमान लागू किया। उसने जो खाता लेखा परीक्षण के समय कुलीनों और अधिकारियों को भी प्रताड़ित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इन उपायों से कुलीन प्रसन्न हुए और विद्रोह कम हो गया था। वंशानुक्रमिक की जो कार्यालयोत्सुकता की नीति में दीर्घकालीन कमियां थी। फिर उसने सेना में आनुवंशिक के सिद्धांत का विस्तार किया, और इससे पुराने जो सैनिकों को उनके बेटों, दामादों और दासों द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति दे दी गई थी। सैनिकों को अब जो नगद भुगतान नहीं करना पड़ता था, बल्कि गांव के भू राशि की वसूली का कार्यभार मिलता था। फलस्वरूप अनाथ सैनिकों को कोई भी लाभ नहीं हुआ था, और सैन्य जो प्रशासन ढीला पड़ गया था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। उसने स्वयं को एक सच्चा मुस्लिम राजा और अपने राज्य को वास्तव में इस्लामी घोषित करने, धर्मशास्त्र को खुश करने का लक्ष्य रखा। इल्तुतमिश के समय में ही राज्य की प्रकृति और गैर मुसलमानों के प्रति उनकी नीतियों को भी लेकर रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों का सुल्तानों के बीच संघर्ष होता रहता था। धर्मशास्त्रियों की संतुष्टि के लिए कुछ को तो उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। हालांकि जो न्यायपालिका और सैनिक प्रणालियों तथा उसके नियंत्रण में रही थी, उसने राज्य में इन प्रथा का बहिष्कार किया, और उसे विद्वान जो गैर इस्लामी मानते थे उसने भी जजिया कर लगाने की शुरुआत कर दी। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक थे। हिंदू विचार प्रथाओं को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हिंदू धार्मिक कार्यों का संस्कृत और फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए गए थे, और उसके शासनकाल के दौरान जो संगीत, चिकित्सा, गणित और कई पुस्तकों का भी संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।